हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पॉलिटी बाय YSR। आज का महत्वपूर्ण बिंदु है सत्ता। सत्ता प्राचीन और मध्यकाल में जब राजतंत्र था तो सत्ता का मुख्य आधार था शक्ति। शक्ति आधारित सत्ता होती थी, अर्थात जिसके पास शक्ति जितनी मात्रा में ज़्यादा होती थी उसकी सत्ता उतनी ही प्रबल होती थी। लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में उभर कर आई है। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम, आदेशों का ऐसा गुण है जिसे सही मानकर अपनी इच्छा से आदेशों की पालना करते हैं। अर्थात हम उसी सत्ता की पालना करते हैं जिन्हें हम उचित और सही मानते हैं। समाज में नियम आदेशों की पालना, उन्हीं नियम आदेशों की पालना की जा सकती है जिन्हें हम उचित और विधि के अनुसार सही मानते हैं। शक्ति के साथ साथ जब वेद्यता जुड़ती है तो सत्ता कहलाती है। ये शक्ति की प्रमुख परिभाषा है। शक्ति के साथ जब वेद्यता जुड़ती है तो सत्ता कहलाएगी, अर्थात वेद शक्ति ही सत्ता है। अब यहाँ पर शक्ति भी प्रमुख रूप से वेद्यता के साथ जुड़ती है। अगर कोई भी शक्ति वेद्यता प्राप्त नहीं है तो वो सत्ता में परिवर्तन नहीं हो सकती। जैसे बॉयस्टेड कहते हैं, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। हेनरी फियोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है, वह आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। उदाहरण, हमारे द्वारा किसी बलशाली के आदेश को मानने का आधार शक्ति होता है। क्यों? क्योंकि बलशाली के पास अधिक शक्ति है और हमें ना चाहते हुए भी उसका समर्थन करना होगा। लेकिन जब हम सड़क पर यात्रा कर रहे होते हैं, यातायात पुलिस के सिपाही के रोकने के इशारा करने पर हम स्वतः ही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी सत्ता का प्रतीक होता है, अर्थात उसकी सत्ता का बोध हो जाता है। हमें ये पता है कि संबंधित व्यक्ति सत्ताधारी है और उसी की आज्ञा का पालन करना हमारा मूल कर्तव्य है। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन देखना चाहें, एक विदाउट यूनिफॉर्म में रोड पे या सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करवाना कोई चाहे तो वास्तव में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो यातायात के नियमों का पालन करे। लेकिन यातायात पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर यदि नियमों का पालन करवाया जाए तो स्वतः ही लोग बाग उनके आदेशों की पालना करेंगे। अर्थात सत्ता का एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है, और सत्ता की पालन के लिए उसके पास वेद शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सत्ता पालन के प्रमुख आधार हैं और ये महत्वपूर्ण बिंदु है। सीधा सवाल बनेगा, सत्ता पालन के प्रमुख कौन कौन से आधार हैं? इसमें पहला जो बिंदु है वो है विश्वास। सत्ता पालन का महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास, अर्थात हम किस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या हमारा विश्वास किस से जुड़ा हुआ है। क्यों? अपने अधीनस्थ या अपने से नीचे वाले जितने भी सहयोगी होंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे, जितने भी सहायक होंगे, उनका भरोसा आप पर कितना है, उनका विश्वास आप पर कितना है, आपकी सत्ता का पालन उतनी ही मात्रा में होगा। अर्थात सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति पर उसके अधीनस्थ कितना विश्वास करते हैं, उसकी सत्ता में कितना भरोसा दिखाते हैं, यही शक्ति की आवश्यकता रहेगी। ये पहला शक्ति का बिंदु रहेगा। इसके लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में अगर कहा जाए तो सत्ता में कौन रहेगा या किसकी सत्ता बहुत ज़्यादा होगी, ये इस बात पर भरोसा करता है या इस बात पर निर्धारित होता है कि उस पर विश्वास करने वाले लोग कितनी मात्रा में हैं और उनका विश्वास कितना दृढ़ उस व्यक्ति पर है। दूसरा, एकरूपता। विचार आदर्शों की एकरूपता सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है, अर्थात एकरूपता के कारण ही स्वतः ही आज्ञा पालन होने लगती है। अगर समाज में बहुत सारे लोगों को अलग अलग आदेश दिए जाएं या सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाए तो वास्तव में देखा जाएगा कि सत्ता का पालन नहीं हो रहा या आदेशों की पालना नहीं हो रही है। लेकिन जब समान आदेश सभी लोगों को दिए जाएंगे
तो स्वतः ही आदेशों की पालना संभव हो सकेगी। तीसरा बिंदु है लोकहित। वास्तव में सत्ता पालन के लिए जो आदेश दिए जाते हैं उनका मुख्य आधार है जन कल्याण, और इसी जन कल्याण की भावना के कारण कोई भी इनका आसानी से विरोध नहीं कर पाता। राज्य सभी कानूनों की पालना करवा सकता है क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? लोकहित। कोई भी राज्य शक्ति के दबाव में कार्य नहीं करवा सकते हैं, बल्कि इसको जनहित के रूप में बढ़ावा देते हैं। जैसे यातायात का नियम पालन करना है, कर जमा करना है, ये सारे के सारे जन कल्याणकारी कार्य है। तो राज्य का जो कानून बनाने का तरीका है या कानून बनाने का आधार है वह दबाव बढ़ाकर नहीं बल्कि जनहितकारी लोकहितकारी कार्य के लिए है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति लोकहितकारी कार्य होने के कारण स्वतः ही उन नियमों की पालन कर लेता है। अगला बिंदु है दबाव। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं स्वतः ही हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज में जिन पर कोई असर नहीं होता, सत्ता का प्रभाव उन पर ना के बराबर होता है। केवल और केवल वो दमन की भाषा जानते हैं, केवल और केवल वो दबाव की भाषा जानते हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए सरकार के पास दबावपूर्ण शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, और सत्ता पालन के लिए उन पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल और केवल दमनकारी व्यवस्था या दबावकारी व्यवस्था के कारण ही कार्य करेंगे, अर्थात सामान्य तरीके से ये कार्य नहीं करते हैं। अगला इसका महत्वपूर्ण बिंदु है सत्ता के विभिन्न रूप। यहाँ ये नोट करने के लिए आवश्यक है कि ये सत्ता के विभिन्न रूप मैक्स वेबर ने बताए हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर। इन्होंने सत्ता के प्रमुख 3 रूप दिए हैं। पहला है परंपरागत सत्ता। सत्ता का आधार परंपराओं और इतिहास से होता है। जैसे परंपराओं का सीधा अर्थ हुआ जो पहले से चली आ रही व्यवस्थाएं हैं, जो इतिहास में हमारे संस्कृति में चली आ रही हैं। इसमें व्यक्ति हैं, वंश हैं, जो हमारे परिवार की, जो हमारी सभ्यता संस्कृति को लगातार आधार पर सत्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्थात यूँ कहें, जो हमारी संस्कृति चली आ रही है वो किसी न किसी प्रकार की सत्ता का पालन कर रही है। इसमें तर्क और बुद्धिमत्ता नहीं होती, अर्थात तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ पर बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति भी नहीं होती। अर्थात जो परिवार ने, जो समाज ने, जो संस्कृति ने, जो देश और काल के अनुसार चल रहा है वही उचित है और वही विधि के अनुसार है। तो परंपरागत सत्ता का सीधा अर्थ हुआ कि जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, सभ्यता चली आ रही है, जो हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा वही सही है। इसमें कोई तर्क की भावना नहीं होगी, इसमें बुद्धिमत्ता या उनकी बात को नहीं काटा जा सकता। अर्थात जो वृद्ध जनों ने कहा वही परंपरा है और यही परंपरागत सत्ता कहलाती है। करिश्माई सत्ता किसी व्यक्ति के गुण चमत्कारों पर आधारित सत्ता होती है। संबंधित व्यक्ति के कहने पर जनता बड़े से बड़ा त्याग कर देती है। नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी जी, महात्मा गांधी जी, प्रमुख उदाहरण अभी नरेंद्र मोदी जी का देखने को मिला। कोई व्यक्ति कितना प्रभावशाली है ये वास्तव में उसकी करिश्माई सत्ता का ही उदाहरण है। किसी व्यक्ति के कहने पर जनता उसका अनुसरण बहुत आसानी से अगर करती है तो वह करिश्माई सत्ता का उदाहरण है। नरेंद्र मोदी जी के कहने पर भारत की जनता इस कोरोना काल में बहुत संयमित रूप से घर पर रह रही है, गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति इस कोरोना से बचने का उपाय सरकार के निर्देशानुसार कर रहा है। यही करिश्माई सत्ता का उदाहरण है। कानूनी और तर्क संगत सत्ता ये सबसे प्रमुख है। इसका आधार पद होता है, अर्थात वह व्यक्ति जो पद पर आसीन होता है या वह व्यवस्था जो जिसे पद प्राप्त होता है, व्यक्ति नहीं, पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग कर सकता है। इसमें कलेक्टर हो गया, वकील हो गया, अपने बहुत सारे गवर्नमेंट कर्मचारी हो गए, आईएएस अधिकारी हो गए। करिश्माई सत्ता असीमित हो सकती है, जबकि कानूनी सत्ता का प्रयोग कभी भी असीमित मात्रा में नहीं हो सकता।
किसी भी परिस्थिति में वह असीमित सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता है। शिक्षक की सत्ता है, जिला कलेक्टर की सत्ता है, और ये सब कानून से बंधी होती हैं। इसीलिए इसका आधार पद है, और पद पर बैठने वाला व्यक्ति कितना प्रभावशाली होगा, ये इस बात को तय करेगा कि उसके कानून व्यवस्था तर्क संगत सत्ता का प्रभाव कितना ज़्यादा होगा। जैसे शिक्षक का प्रभाव कितना ज़्यादा है तो उसकी सत्ता का प्रभाव भी उतना ही होगा, लेकिन इसमें शर्त है। करिश्माई सत्ता में कोई शर्त नहीं होती, जबकि कानूनी और तर्क संगत सत्ता में शर्त होती है कि वह निश्चित मापदंड के अनुसार या निश्चित कानूनों के अंतर्गत ही अपनी सत्ता का प्रयोग कर सकता है। मैक्स वेबर ने स्पष्ट किया कि तीनों रूपों में से किसी भी सत्ता का शुद्ध रूप वास्तव में देखने को मिलता ही नहीं है। ना तो वो करिश्माई रूप देखने को मिलता है, ना कानूनी रूप देखने को मिलता है, और ना ही परंपरागत पूर्ण तरह रूप से देखने को कुछ भी नहीं मिलता। कुछ कुछ अंश इसके सभी जगह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार सत्ता बिना सभ्य समाज की संभावना कल्पना संभव नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक समाज सत्ता के ऊपर कुछ न कुछ सीमाएं जरूर लगाता है, अर्थात असीमित सत्ता आसानी से प्राप्त होना संभव नहीं है।